हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री का आगे लेक्चर करने वाले हैं भाई। ठीक है, 2 लेक्चर अप्रोक्सीमेट बचे, उसके बाद में स्टीरियो केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बढ़िया न्यूज सुनाते हैं। आज हमारे क्लास के अंदर अजय है, उसका हैप्पी बर्थडे है, तो चलिए उसका हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। लेट्स सी इट। हैप्पी बर्थडे अजय बेटा, आपके लिए केक भेज रहा हूँ। ठीक है, कट करवाओ भाई अजय से केक और उसके बाद ताली वाली बजाइए सभी। भाई केक काट दे। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम। सर इमोजी तो भेज ही सकते हैं ना हाथ का? हाँ बिल्कुल भेज सकते हो, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। ये इमोजी भेजते कैसे हैं? चलो भी हैप्पी बर्थडे, वेरी वेरी बिग विशेस टू यू। तो चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं हैप्पी बर्थडे के साथ। कितने साल के हो गए अजय बेटा? सर 17। 17। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलो भाई अब अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ प्रोपेन CH3 CH2 CH3। तो प्रोपेन की कन्फर्मेशन एनालिसिस करेंगे भाई आज हम। ठीक है, पहले हमने किसकी की थी? इथेन की। सिर्फ 2 ही कार्बन थे, CH3 CH3, है ना। अब करने वाले हैं प्रोपेन की। तो प्रोपेन कैसे वर्क करता है, ठीक है, और इसके आइसोमर कैसे बनते हैं। तो इसके अंदर 2-3 चीजें आएंगी, स्टैगर्ड एक्लिप्स के अलावा भी बीच में कहीं कुछ न कुछ आएगा। ठीक है, जैसे बोल रहा है वंडरवाल स्ट्रेन 0 होता है मैक्सिमम फ्रंट। अब देखिए इन्होंने क्या किया, फ्रंट कार्बन है, ठीक है, रियर कार्बन है, एक्लिप्स बनेगा, स्टैगर्ड बनेगा, नो डाउट टू इट। क्लियर है ये सबको? यस। ए और बी, है ना। मैक्सिमम टोर्शनल स्ट्रेन, मैक्सिमम टोर्शनल स्ट्रेन 0। स्टैगर्ड में ये 0 बता रहा है, आप इसे मिनिमम कह सकते हैं। ठीक है, 0 कहना थोड़ा सा ओड लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो स्ट्रेन होगा यहाँ भी, है ना। तो आप इसे मिनिमम कह सकते हैं कि टोर्शनल स्ट्रेन इसमें मिनिमम होता है। तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है डेफिनेटली, तो 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ वंडरवाल स्ट्रेन 0 है, ऑब्वियस है। वंडरवाल स्ट्रेन तो मैंने आपको बताया था फ्लैग पोल हाइड्रोजन होते हैं, उसी के अंदर मिलेगा। ठीक है, बाकी कहीं पर नहीं मिलेगा वंडरवाल स्ट्रेन। वंडरवाल स्ट्रेन, वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल रेडियस सबको समझ में आ गई थी कल? याद कर लिया सबको? यस सर। है ना। सॉलिड, नियरेस्ट सॉलिड होना चाहिए, और नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक होना चाहिए। नॉन नॉन बॉन्डेड, मेटालिक होना चाहिए, नॉन बॉन्डेड बॉन्डेड, नहीं होनी चाहिए। हाँ नॉन बॉन्डेड, नॉन मेटालिक, सॉलिड, है ना। नियरेस्ट सॉलिड, तो नियरेस्ट एटम्स के बीच में जो रेडियस होती है वो वंडरवाल रेडियस होती है। और उस रेडियस से भी, जो वंडरवाल रेडियस होती है, अगर वो एटम उस वंडरवाल रेडियस से भी, अगर वो 2 एटम, अगर वो जब भी मॉलिक्यूल बनाए और वो 2 एटम वंडरवाल रेडियस के बराबर होते हैं, तो अगर उससे भी ज्यादा पास आ जाते हैं तो इसका मतलब वो वंडरवाल स्ट्रेन क्रिएट करेंगे, क्योंकि वंडरवाल रेडियस से कम तो हो ही नहीं सकता उन एटम्स के बीच में डिस्टेंस, वरना वो रिपल्शन करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ प्रोपेन इज एग्जैक्टली सेम एज इथेन, बट एनर्जी बैरियर इज स्लाइटली मोर देन इथेन। देखो भाई ये सेम है, बट एनर्जी बैरियर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, बस इतना ही है। बाकी जो एनर्जी क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम है वो सेम रहेगा दोनों के लिए। स्टैगर्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है एक्लिप्स के मुकाबले, ये भी सेम चीज है, इसमें कुछ नहीं। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। तो भाई ब्यूटेन के अंदर अब कन्फर्मेशनल एनालिसिस की बात करेंगे। और यहाँ देख लेना इन्होंने क्या किया है, ये एक H इधर है, एक H इधर है, और एक ये CH3 लगा दिया सीधा H की जगह पर। समझ में आ रही है सबको कैसे बनाया मॉलिक्यूल? हाँ भाई ये बात समझ में आई सबको क्या? आगे से इन्होंने कैसे किया, चलो साहॉर्स बना के दिखाता हूँ। हाँ 3 कार्बन बनाने हैं, तो ये मान लीजिए Y आ गया, ये उल्टा Y आ गया, ठीक है, ये उल्टा Y कर दिया मैंने, स्टैगर्ड बना रहा हूँ इसकी। तो यहाँ पर ये CH3 रख रहे हैं, तीसरा कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन यहाँ, और ये 2 H है। तो भाई 3 कार्बन ऐसे आएंगे। यस, क्लियर है ना? यस। यस सर। है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, सब कुछ सेम रहेगा, बस स्लाइटली डिफरेंस रहेगा एनर्जी बैरियर के अंदर, दैट्स इट। कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का कन्फर्मेशन एनालिसिस ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 4 कार्बन की चेन है, तो इसके अंदर सीधा सीधा कैसे होता है, ये 2 CH3 आ जाते हैं। अब ध्यान देना, 2 CH3 आगे पीछे, है ना। बाकी सब सेम रहेगा, ये हाइड्रोजन जो है एक्लिप्स फॉर्म में रहेंगे।
अगर एक्लिप्स की बात करते हैं, और 2 CH3 आ जाते हैं आगे पीछे इसके, C1 C2 के ऊपर CH3 और CH3। एक तो इसने ऐसे दिखा रखा है कि तो वेंडरवाल होगा ना? नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, देखते हैं, वो तो बाद में पता लगेगा। देखो एक तो इसने ऐसे दिखा रखा है C1 और C2 कार्बन, यानी ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कार्बन है, इसका एक Y बना दिया हमने 3 हाइड्रोजन लगा के, और दूसरा यहाँ पर भी सेम Y बना देते हैं। चलो अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर आप इसने क्या किया, एक जगह पर लगाया CH2 CH3, ये सीधा 4 कार्बन हो गए, फिर यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दिया। यस, ये समझ में आया, ये सीधा लगा दिया। एक तो ये बना रहा है, दूसरा ये क्या कर रहा है कि एक इस तरफ CH3 लगा दें और एक इस तरफ CH3 लगा देते हैं, यहाँ पर CH3, तो अब भी 4 कार्बन की चेन हो गई, है ना, एक ये CH3 एक ये CH3, ठीक है। यस सर। अब 2 तरीके से ये बन सकता है, अब ये कौन सा कैसे बनेगा, रोटेशन कैसे होगी, उसी को देखते हैं ना। इथाइल ग्रुप हाइड्रोजन एटम रिपल्शन इज लेस देन मिथाइल मिथाइल रिपल्शन। ऑब्वियस है भाई, इथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन की रिपल्शन कम होती है मिथाइल मिथाइल रिपल्शन के मुकाबले, ये दोनों मिथाइल मिथाइल रिपल्शन है, और ये इथाइल और हाइड्रोजन है। समझ में आ रहा है, इथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन की रिपल्शन और ये मिथाइल मिथाइल की रिपल्शन। यस, क्लियर है। यस सर। तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, तो इसको ड्रा करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर C2 और C3 के लिए डिटेल एनालिसिस के लिए, मिथाइल मिथाइल रिपल्शन, ये याद रख लेना। तो यहाँ ये 2 तरह से ऐसे बनाता है, हर तरह से बनाकर देखना होता है मॉलिक्यूल, बस ये चीज ध्यान रख लेना। और ये इंपॉर्टेंट भी है ब्यूटेन वाला, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट भी मार्क कर रहा हूँ क्योंकि आगे इसका डायग्राम भी आएगा, एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। हैप्पी बर्थडे अजय बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, तो यहाँ देखिए अब जरा, ये 4 तरीके से वो दिखाता है। हमने क्या किया, दोनों मिथाइल ग्रुप्स को लिया, ठीक है, कॉर्नर पर, और जो बाकी के 2 कार्बन थे वो बीच वाले, उनको CH2 CH3 ऐसे करके लिया है। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आई क्या? यस सर। इसकी डिटेल तो नहीं चाहिए ना किसी को, या डायग्राम बना के दिखाओ इसका साहुर्स वाला? नो सर। नहीं, ठीक है। तो No. देखो ये है फुल्ली एक्लिप्स, CH3 एक दूसरे के ऊपर एक्लिप्स है, तो क्या होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगा, वंडरवाल स्ट्रेन मैक्सिमम यहाँ पर है भाई, वंडरवाल, हाँ ठीक है। क्यों है, हाइड्रोजन्स में तो नहीं क्रिएट होता, बट CH3 दोनों ये फ्लैग पोल के जैसे बन जाते हैं, तो इसलिए वंडरवाल स्ट्रेन भी मैक्सिमम होगा। यस, क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। है ना। अब आगे देखिए नेक्स्ट वाले में, यहाँ वंडरवाल यहाँ भी आता है और वो फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स में भी आएगा, ये फ्लैगपोल के जैसा ही वर्क करेगा, हालांकि ये साइक्लिक नहीं है बट वैसा वर्क करेगा, क्योंकि CH3 देखो ऐसे फैला हुआ ग्रुप है CH3, इसके पीछे ये वाला भी CH3 ऐसे फैला हुआ है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को काफी रिपेल करते हैं। आगे बढ़ते हैं अब जरा, अब इसका एक, अब ये CH3 इधर आ गया, देखो दोनों के बीच में 60 का एंगल हो गया। ये क्या आप कह सकते हैं इसको कि ये स्टैगर्ड फॉर्म है? फुल्ली स्टैगर्ड नहीं है। फुल्ली स्टैगर्ड कब होगी, जरा ध्यान देना, ये देखो सबसे नीचे कहां पर है, ये रहा चौथे वाला, फोर्थ, CH3 एक दूसरे के आर पार है, एक दूसरे से दूर है, वो ऊपर की तरफ लगा, वो नीचे की तरफ लगा हुआ है। यस, ये बात समझ में आई, ये है फुल्ली स्टैगर्ड, यस सर। है ना। तो भाई दूसरे नंबर पर जो है बी वाला, उसको बोलते हैं गाउस फॉर्म, गाउच बोल सकते हैं, जो भी आप नाम ले, है ना, गुच्ची अरमानी नाम सुना होगा सबने, है ना, ये वैसा ही कुछ, ठीक है। आजकल जो टी शर्ट शर्ट आती है ना, गुच्ची अरमानी के कपड़े आते हैं, सुना है सबने? यस सर, ग्रेसी। पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, जो भी, जो कुछ सर गुच्ची इफेक्ट भी तो दिखाएगा फ्री है इससे। क्या दिखाएगा? गुच्ची इफेक्ट भी तो होता है इससे। हाँ हाँ, वो भी देखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा नेक्स्ट, तो ये इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन जो है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि भाई मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, तो इनके बीच में 60 का एंगल है, टॉर्शनल स्ट्रेन तो नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रेजेंट होता है क्या, वंडरवाल स्ट्रेन 2 CH3 ग्रुप्स के बीच में, यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे से भले ही दूर चले गए, लेकिन अब भी इनका कोई ना कोई हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो यहाँ पर भी ये वंडरवाल स्ट्रेन होता है। क्लियर है बेटा, ये चीजें याद होनी चाहिए, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ये सारा लर्निंग का वर्क है। स्ट्रेन एब्सेंट क्यों है? बेटा देखो ये एक दूसरे से 60 के एंगल पर है, तो इतना दूर हो जाते हैं कि जैसे प्लेन के विंग्स होते हैं, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला और ये वाला बॉन्ड,
इन दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को जब रिपेल करते हैं ना, तब हम उसको बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। समझ में आया? Yes, sir. तो इनका रिपल्शन Yes, 60 sir. डिग्री के एंगल की वजह से ये दूर हो जाते हैं, तो इनका रिपल्शन नहीं है। जब ये बिल्कुल आमने सामने थे, ठीक है, बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के, तब इनके बीच में टॉर्शनल स्ट्रेन था, क्योंकि एंगल नहीं था, एंगल 0 था, है ना। अब आगे देखिए नेक्स्ट वाला, तो ये एब्सेंट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड वाला, फिर से क्या आ गया भाई, फिर से ये तो एक्लिप्स आ गया, लेकिन इसको बोलते हैं पार्शियली एक्लिप्स। पार्शियली क्यों बोलते हैं पार्शियली? क्योंकि CH3 और ये H CH3 हाइड्रोजन के और CH3 के बीच में क्या है, रिपल्शन है इनके बीच कम में, रिपल्शन। है ना। तो इसलिए टॉर्शनल स्ट्रेन तो मैक्सिमम होगा, ऑब्वियस सी बात है। टॉर्शनल स्ट्रेन जब आमने सामने होते हैं, भले हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी आमने सामने हो, यहाँ भी हाइड्रोजन होता, जैसा कि इस केस में ये दोनों, तब भी इनमें फुल टॉर्शनल स्ट्रेन होता। तो टॉर्शनल स्ट्रेन तो डेफिनेटली है। अब ये देखिए, ये CH3 और ये CH3, अब तो भाई 120 का एंगल हो चुका है। क्या अब भी प्रेजेंट होगा वंडर वाल स्ट्रेन? प्रेजेंट बिटवीन CH3 एंड H ग्रुप। CH3 और इस H के बीच में प्रेजेंट होता है। यस, समझ में आया? Yes, sir. ये सर, उसको ध्यान से याद रखना। अगर इसका स्ट्रक्चर बना देना, इसका यही CH3 और H वाले का पार्शियली एक्लिप्स का। पार्शियल एक्सिस का न्यूमैन प्रोजेक्शन, देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे होगी, ठीक है। यहाँ पर श्योर। हम y की तरह इसे बनाएंगे, ये CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर आएगा H, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ये H, ये नीचे भी H और ये CH3। क्लियर है? नहीं, यहाँ CH3 नहीं आएगा। CH3 कहाँ आएगा भाई? CH3 दूसरी तरफ वाले H में होगा। एक H सर, छोड़कर राइट यहाँ, साइड में। ठीक है, यहाँ ऐसे, ठीक है, Yes, समझ में sir. आ गया। तो Yes, अब देखिए जरा क्या हो रहा है, ये H और ये CH3 ये एक दूसरे के आमने सामने है। अगर ये आमने सामने है, ये वाला H और ये CH3, तो इस CH3 को अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा, अब जरा ये चीज देखना, मैं इसको एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ तीनों हाइड्रोजन को। तो एक्सपेंड करके कैसे मेंशन करते हैं इसको? तीनों हाइड्रोजन टेट्राहेड्रली जुड़ेंगे, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो भाई कुछ इस तरह के बॉन्ड बनाएंगे। अब ये जो CH3 के 3 हाइड्रोजन है और ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस वजह से वंडरवाल स्ट्रेन, यानी कि इनके बीच का जो गैप होता है वो वंडरवाल स्ट्रेन की तरह काफी कम रह जाता है। यस, क्लियर है? इनके Yes, बीच sir, में होगा clear. या इसके और Yes. इसके बीच में होगा? ये तो तीसरा कार्बन हो गया ना, 1 2 सर 3। उसी वाले कार्बन के, मतलब जो टेट्राहाइड्रल वाला कार्बन है साइड में, उसी के बीच में होना चाहिए ना। और ये हाइड्रोजन के, इस हाइड्रोजन के, सर हाँ, ये जो गोला लगाया है वो वाला हाइड्रोजन, और जो आपने का सर गोला लगा रखा है दूसरे वाले कार्बन के हाइड्रोजन में, उन्हीं इनके में होना बीच चाहिए में। ना। हाँ, अब इनके बीच Yes, में sir. कैसे आता है? अब ये देख के ऐसा लगता है ये क्या, 1 2, ये तो तीसरा एटम हो गया, लेकिन ये एटम ऊपर की तरफ लगा हुआ है, ऐसे, इसे ऐसे समझिए। यहाँ अभी आपको ये पास लगेगा ना हाइड्रोजन के, समझ में आ रहा है? Yes, sir. है ना। तो ये कुछ इस तरह से होता है, तो डेफिनेटली ये वैसे ही वर्क करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। तो प्रेजेंट इन बिटवीन CH3 और H ग्रुप के बीच में होगा, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, किसमें कौन सा कैसे कैसे वो होता है। नेक्स्ट है, देखिए अब एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, ये है असली स्टैगर्ड वाली, इसको बोलते हैं एंटी फॉर्म। वो पार्शियली एक्लिप्स्ड है, ये एंटी है, एंटी मतलब स्टैगर्ड है, सीधी सी बात। दोनों एब्सेंट होंगे इसमें, कोई भी प्रेजेंट नहीं है। एंटी में ऑब्वियस है, सब एक दूसरे से काफी दूर है। फिर इसके बाद फिर से पार्शियली एक्लिप्स्ड आ जाती है। देखो ये वाली और ये वाली फॉर्म तो बिल्कुल सेम है, बस हुआ क्या, यहाँ वाला CH3 और H वो इस तरफ आ गया, बाकी तो सेम है। तो यहाँ पार्शियल एक्लिप्स है तो वही चीज सेम आएगी मैक्सिमम, और वो प्रेजेंट वाला, दोनों चीजें सेम आने वाली है। यस, क्लियर है? तो E जो है Yes, sir. वो C से, C और E ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। C और E के बीच में कोई फर्क नहीं है, तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिर से गाउस फॉर्म आ गई। तो गाउस फॉर्म पहले कौन सी थी? ये D थी, और अब है F, ठीक है। पहले इस तरफ CH3 था, वो इस तरफ आ गया, लेकिन एंगल वही रहा। तो ये दोनों भी सेम है, इनके बीच में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। यस, क्लियर है बेटा ये बात सबको? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को तो दो ही लीजिए, दो फॉर्म्स होंगी दोनों से। फिर तीसरी आ गई एंटी, चौथी आ गई फुल्ली एक्लिप्स, बस क्लियर है, खत्म।
समझ में आ गया भाई? यस सर, आगे तो आपको सिर्फ डी तक ही याद करना, डी के आगे वाला तो याद करना ही नहीं है ना। एंटी के बाद में तो वो दो फॉर्म्स जो है ऊपर वाली ही दो है। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखिए, एंटी सबसे कम स्टेबल होता है, बिल्कुल ठीक है। गाउस, अब गाउस के बीच में क्या है, CH3 थोड़े पास है तो ये थोड़ा कम स्टेबल होगा बाकियों के मुकाबले। पार्शियली एक्लिप्स, अब पार्शियली एक्लिप्स जो है उसकी स्टेबिलिटी गाउस से भी ज्यादा होती है, जबकि ये तो आमने सामने है। ऐसा क्यों? क्योंकि गाउस के अंदर ये दोनों CH3 एक दूसरे को काफी रिपेल करते हैं और इसकी वजह वंडरवाल कम चेन होगी है। ज्यादा होगी? एंटी ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद में गाउस अनस्टेबल है, फिर उसके बाद में पार्शियली एक्लिप्स्ड अनस्टेबल है। तो ये स्टेबल हो गया, ठीक है ठीक है, उल्टा हो गया, स्टेबल स्टेबल। सर उल्टा होगा ये तो। हाँ हाँ हाँ, स्टेबल होगा, सही है भाई। गलत बोल दिया मैंने, है ना। तो ये गाउस जो है वो स्टेबल होगा बजाय की पार्शियल एक्लिप्स। एक्लिप्स हमेशा अनस्टेबल होता है डेफिनेट। और उसके बाद में एक्लिप्स सबसे ज्यादा अनस्टेबल जो है वो एक्लिप्स है। क्या हो रहा है भाई? हाँ सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ सारा, समझ गया। ठीक है, तो फुल्ली एक्लिप्स देखो, एक्लिप्स सबसे अनस्टेबल होगा, उसके बाद में स्टेबल होगा, पार्शियली एक्लिप्स होगा, दोनों एक्लिप्स ही आ गए, फिर गाउस फॉर्म, फिर एंटी फॉर्म, दैट्स इट। स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आ गया? यस। एनर्जी ऑर्डर उसका उल्टा होता है। एनर्जी ऑर्डर यानी जो ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी कम होती है, तो ऑब्वियस है ये सारा ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। बस ये जो ग्रेटर देन लेस देन है वो अपोजिट लिख जाएंगे। हाँ बेटा, क्लियर है सबको? यस। यस सर। ठीक है, तो यस सर। ये डायग्राम याद होना चाहिए, ब्यूटेन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी ये जो चीजें है ना, इसमें कौन सा क्या होता है ये बहुत ध्यान से। गाउस फॉर्म में भी H और CH3 के बीच में, 2CH3 के बीच में वंडरवाल स्ट्रेन होता है, और यहाँ CH3 और H के बीच में पार्शियल एक्लिप्स में भी होता है, दोनों में वंडरवाल स्ट्रेन है। और वहां पर सबसे पहले वाले में तो है ही है, डेफिनेट है। बस ये तीन चीजें याद रखनी है और बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये मार्क कैसे रह गया भाई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इसका एनर्जी लेवल डायग्राम दे रखा। अब एनर्जी लेवल डायग्राम आपको याद करना है, पहले वाले में क्या था, 12.5 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस था ना। यस सर। अब यहाँ पर देखिए, Yes, सबसे sir. पहले एक्लिप्स्ड है, फुल्ली एक्लिप्स्ड वाला है ये, तो इसकी एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होती है। और ये सबसे नीचे कौन सा है, एंटी है, इसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है। ठीक है, तो एंटी और फुल्ली एक्लिप्स्ड के बीच में 19 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस होता है। ये समझ में आया? एक्लिप्स्ड और एंटी के बीच में, ठीक है। इसके बाद गाउस के बीच में, ये जो गाउस दे रखा है इन्होंने, ये 3.8 किलो जूल पर मोल। गाउस और सबसे स्टेबल एंटी, एंटी और गाउस के बीच में चल रहा है। फिर उसके बाद में पार्शियली एक्लिप्स जो है, अब देखो ये बिल्कुल नीचे नहीं है ये लाइन, और ये लाइन बिल्कुल ऊपर नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो ये दो तीन बार उल्टा पुल्टा होता है। तो देखो, पार्शियल एक्लिप्स में सबसे पहले ऊपर आता है 19 किलो जूल, फिर आता है 16 किलो जूल, फिर उसके बाद में नीचे आएगा 3.8 किलो जूल। फर्दर उससे नीचे ये इसकी जो भी एनर्जी है वो तो मतलब ग्राउंड स्टेट है इसकी एनर्जी। उसके बाद में फिर से 16 किलो जूल, फिर 3.8 किलो जूल। यानी कि जो आपने एनर्जी लेवल डायग्राम याद किया, पीछे की किसकी एनर्जी कम होती है, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, एंटी की। एंटी सबसे कम एनर्जी होती है। फिर इसके बाद में एनर्जी ज्यादा किसकी होती है, गाउस की। यस सर। ठीक है, फिर इसके बाद में एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, पार्शियली, है ना, पार्शियली एक्लिप्स की। यस, पार्शियली एक्लिप्स की। तो अब जरा इसमें ना डिफरेंस देखना कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे क्यों भूल जाते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा क्या एनर्जी किसकी होती है, एक्लिप्स की होती है, फुल्ली एक्लिप्स। है ना। ये फुल्ली एक्लिप्स को या एक्लिप्स कह लो। ठीक है, अब देखो इन्होंने बोल दिया एनर्जी तो ऐसे होती है, ये समझ में आ गया। लेकिन जब ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं तब क्या आपको लगता है एंटी से सीधा गाउस बनता है, फिर पार्शियली एक्लिप्स बनता है, फिर एक्लिप्स बनता है? ऐसे नहीं बनता। दैट इज द प्रॉब्लम। एनर्जी लेवल बहुत आसानी से याद हो जाता है, लेकिन ये ऐसे एक्सचेंज थोड़ा होते हैं। पहले क्या बनेगा, मान लो सबसे पहले नीचे वाला एंटी बना हुआ है, तो एंटी के बाद में पार्शियली एक्लिप्स बनता है, गाउस नहीं बनता। समझ में आ गया? एंटी के बाद पार्शियली एक्लिप्स बनेगा, और पार्शियली एक्लिप्स के बाद में फिर गाउस बनेगा। ठीक है,
और इसके बाद में फिर गाउस से बनता है एक्लिप्स, फुल्ली एक्लिप्स। यस, समझ में आया? यस इस चीज को जरूर याद रखना कि इनका ऑर्डर और इनका एनर्जी ऑर्डर और इनका बनने का मेथड, यानी कि आपको लगता होगा पहले लो एनर्जी है, फिर उससे हाई वाला एनर्जी होगा, फिर उससे हाई वाला एनर्जी होगा, ऐसे ही होगा ना? ऐसे ही लगता है, सिंपल है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, पहले सबसे कम एनर्जी वाले के बाद में कौन सा बनता है? गाउस नहीं बनता, मीडियम एनर्जी वाला बनता है, पार्शियली एक्लिप्स, ठीक है। फिर गाउस बनेगा, फिर उसके बाद फुल्ली एक्लिप्स बनेगा। तो बनते तो ऐसे ही हैं। अब हमें कैसे पता लगे, इसको याद कैसे रखें? तो देखो पीछे वाले इसके अंदर आपको बता रहेगा, फुल्ली एक्लिप्स, गाउस, पार्शियल एक्लिप्स, एंटी। ये बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर दिया, 60-60 के एंगल पर घुमाना है, ऐसे ही बनेंगे ना? यस, क्लियर है बेटा ये सबको? यस द स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी एंटी, गाउस, पार्शियली, फुल्ली एक्लिप्स। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर तो ऐसा होगा, ये मैंने वहां पे मार्क कर ही दिया है, ठीक है। एन ब्यूटेन एग्जिस्ट इन 3 कन्फर्मर्स, 1 एंटी, 2 गाउस। तो 3 कन्फर्मर्स होते हैं भाई। कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? जो सबसे कम एनर्जी वाले होते हैं, है ना? अब ये याद रख लेना, यस सर। 3 कन्फॉर्मर्स, 1 एंटी एंड 2 गाउस, ठीक है। एन ब्यूटेन 3 कन्फॉर्मर रखता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। पीछे हमने जो किया था इथेन, उसमें कितने कन्फॉर्मर्स थे? 3। उसमें भी, उसमें तीन इथेन थे। में 3 थे, लेकिन स्क्यू भी So था। 3. हाँ, स्क्यू वाले को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। द गाउस कन्फॉर्मर्स 2 and 6 आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो 2 और 6 जो हैं वो गाउस हैं और एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं तो ईच अदर, हैंस कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर्स। इसलिए ये कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर्स भी हैं। ये समझ में आ गया भाई? यानी इसी के अंदर और अंदर घुसते जाना हमें, और ये चीज आपको अच्छे से अब याद भी करनी है, सिर्फ अंदर नहीं घुसना है, इसके अच्छे से याद करनी है कि ये चल क्या रहा है। मतलब वो एक चीज बना दी और उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें बता रहा है। क्लियर है? अब देखिए, गाउस कन्फर्मेशंस 2 and 6 are and anti 4 are not mirror images to each other, hence they are conformational diastereomers। वो कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर है, एनेंशियोमर है लेकिन कन्फर्मेशनल है। कन्फर्मेशनल कहने का मतलब समझ में आया? मतलब वो चेंज होते रहते हैं, उनकी स्पेशियल अरेंजमेंट आपस में चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं है। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। मैंने सबसे पहली क्लास में स्टीरियो आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर के बीच में एक डिफरेंस बताया था, याद है किसी को? स्टीरियो स्ट्रक्चर में सर, उसमें आपने सर- मॉलिक्यूल मतलब एक एटम की बात करी थी। एक एटम में जैसे जो स्टीरियो था सर, उसमें एक एटम में मतलब कोई भी जैसे उससे चिपके हुए बॉन्डेड एलिमेंट्स होते हैं वो बदल जा रहे होते थे, और जबकि स्ट्रक्चर में एक मतलब पोजीशन बदलती रहती है एटम्स की स्ट्रक्चर के अंदर। एक वर्ड दिया था मैंने इसके लिए फिर। सर स्टीरियो में स्पेशियल अरेंजमेंट डिफर करती है और स्ट्रक्चरल में हम एटम्स की पोजीशन ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक वर्ड दिया था मैंने कि एक वर्ड से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। क्या था वो वर्ड? याद है किसी को? The superimpose. क्या बेटा? कि सुनाई नहीं, ऑप्टिकल आइसोमर्स में superimpose आपकी नहीं आवाज नहीं आ रही। रेशिया सुपर इम्पोजेबल, नहीं 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 नहीं, ये वर्ड नहीं था। वो इस बुक में ही वर्ड आया था, मतलब ये जो हमारे नोट्स हैं इसी के अंदर वर्ड आया था। सोचिए जरा क्या वर्ड था वो, नहीं याद किसी को ना? कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी का डिफरेंस होता है। स्टीरियो आइसोमर में कनेक्टिविटी एक ही कार्बन एटम से होगी, जिनकी स्पेस में अरेंजमेंट अलग है, लेकिन कनेक्ट्स वो एक ही कार्बन से है। स्ट्रक्चरल बारे में कनेक्शन ही अलग हो जाता है। यस, यस सर। समझ आ गया आपको? बहुत अच्छी बात है, दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन एक वर्ड भी तो याद रखिए बेटा, उस वर्ड से फिर कभी मिस भी हो जाए गलती से, किसी को समझाना बहुत आसान हो जाएगा, है ना? ठीक है, कनेक्टिविटी वर्ड को भूलिएगा मत। कनेक्टिविटी सेम कार्बन एटम से होती है स्टीरियो आइसोमर्स में। स्ट्रक्चरल आइसोमर में कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम बदल जाता है, बदल जाता है भाई, बिल्कुल बदल जाता है।
ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई कन्फॉर्म, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। 3 कन्फॉर्मर्स होते हैं इसके अंदर, और ये कन्फर्मेशनल एनांटियोमर होते हैं 2 और 4 गाउस जो है ना। और जो 2, 6 और 4 हैं, अब देखो 2 कौन सा है, गाउस, 6 कौन सा है, ये भी गाउस है, और 4 एंटी है। ये तीनों इज दिस 2 and 6 एंड एंटी, नहीं 2, 6 वाला, ये दोनों इकट्ठे ले रहा है, 2, 6 और एंटी वाले। तो एंटी के साथ कंपेयर कर रहा है इसे, एंटी इसके मिरर इमेज नहीं है, एंटी इसका भी मिरर इमेज नहीं है, तो ये दोनों क्या हुए, ये कन्फर्मेशनल डायस्टीरियो आइसोमर हो गए। यस, समझ में आया ये 2 and 4 को ब्रैकेट में क्यों लिख रखा है? Yes. Yes, sir. ठीक है। एन ब्यूटेन spend a greater part of its time as its anti conformation, obvious है भाई, एंटी में रहना पसंद करेगी, yes or not? Yes, sir. है ना, सभी चीजें एंटी में रहना पसंद करेंगी। एंड डिवाइड्स द स्मॉलर पार्ट इक्वली बिटवीन द 2 गाउस कन्फर्मेशन, और थोड़ा थोड़ा हिस्सा 2 कन्फर्मेशन गाउस वाले इनमें इकट्ठा मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब बांट देती है। एज ए रिजल्ट ऑफ द रैपिड इंटर कन्वर्जन दीज कन्फर्मर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये तो ऑब्वियस है, इनको हम सेपरेट तो नहीं कर सकते। यस Yes. 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 है ना, दैट इज इट। चलिए भाई, अब इसके बाद में केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आगे जितने भी केस आ रहे हैं ना, ये 2-3 पेज इस लेसन के मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर इसके बाद लेसन खत्म हो जाएगा। और कल प्रणव पूछ रहा था सर इसके क्वेश्चन से मिल रहे हैं, इस फाइल में नीचे सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिए हुए हैं इस लेसन के, ठीक है। पूरी फाइल लास्ट में आपको शेयर कर दूंगा, आज ही कोशिश करूंगा आज शेयर कर दूं, ठीक है। तो अब ये वाले केसेस बहुत ध्यान से याद करने, नोटबुक पेन उठा लो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और लिखना शुरू कर दो। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो स्टेबिलिटी बदल जाती है, याद रख लेना। कैसे होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? तो देखो भाई, इन केस ऑफ जी कोई ग्रुप लगा हुआ है CH2 CH2 OH और OH लगा हुआ है, तो जी जो है वो OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, NR2। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस हैं, याद रख लेना, सारे के सारे इंपोर्टेंट केसेस, ठीक है। आप बेटा समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes. तो इन केस G CH2 CH2 OH, यहाँ G जो है ग्रुप, G का मतलब ग्रुप है, वो OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन अकेला एटम हो सकता है, NO2 हो सकता है, NR2 हो सकता है, COH हो सकता है, और एल्डिहाइड ग्रुप CH हो सकता है। गाउस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द एंटी। गाउस वाले इन सब केसेस में गाउस ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि गाउस के अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, एंटी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता नहीं है, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नीचे एग्जांपल भी दिखा रखे हैं, रीजन यही है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार आते हैं पेपर में, और बहुत आसान भी होते हैं अगर आपको याद है तो। बस याद है, इतना करना है, और बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए, 2-फ्लोरोएथेनॉल गाउस फॉर्म के अंदर देखो, 2-फ्लोरो OH लगा हुआ है, एथेनॉल है, सेकंड कार्बन पर फ्लोरीन है, तो खुद बना के देखना सीधा सीधा 2-फ्लोरोएथेनॉल क्या होता है, ठीक है। एथेनॉल है, इथेन ऑल, 2 कार्बन की चेन है, ऑल लगा और 1 कार्बन पर फ्लोरीन लगा, देखो दोनों के बीच में ये इथेन वाला ही है, इथेन वाला, ये ब्यूटेन वाला केस नहीं है। कहीं आप इसको ब्यूटेन वाले से, हम इथेन पर आ गए, वापस घूम के इधर आ गए। तो इथेन वाले केस में 2-फ्लोरोएथेनॉल गाउस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर, फ्लोरीन और फ्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव, दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बन जाएगी, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, काफी स्टेबल है। एंटी फॉर्म में क्या होता है? दोनों बहुत दूर है एक दूसरे से, दूर है तो ऑब्वियस है हाइड्रोजन बॉन्ड बन नहीं सकता। तो इसलिए हालांकि हम ये माने कि इसमें स्ट्रेन होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ भी होता रहे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम से, सिस्टम की एनर्जी डाउन होती है, डाउन मतलब स्टेबल। यस, क्लियर है, और ये घूमने भी नहीं देगा बाद में उसको। यस, समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो वो घूमने भी नहीं देगा, अच्छी बात ये। स्टेबिलिटी ऑर्डर गाउस सबसे ज्यादा, फिर एंटी, फिर पार्शियल एक्लिप्स, फिर फुल एक्लिप्स, वो सब सेम रहेगा, बस एंटी के बाद गाउस आता था, गाउस पहले आ गया, एंटी बाद में आ गया, बस इतना सा स्टेबिलिटी ऑर्डर में चेंज हुआ है। नेक्स्ट देखो, विच इज द मोस्ट स्टेबल ऑप्टिकल एक्टिव कन्फर्मर अमंग द फॉलोइंग। इनमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन, और बहुत जबरदस्त वाले आते हैं। तो देखिए जरा, इनमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये दोनों एक दूसरे के आर पार हैं, बिल्कुल ठीक है,
और यहाँ पर दो CH3 भी हैं, ये भी ठीक है, ये भी आर पार है, लेकिन ये H और CH3 ये आपस में पास है, बिल्कुल ठीक है। आगे यहाँ CH3 पास है, ठीक है, OH पास है। नेक्स्ट वाले में CH3 और OH, यहाँ भी CH3 और OH, इनमें क्या डिफरेंस है भाई? पहले CH3 और OH के बीच में एक हाइड्रोजन बीच में आ रहा था, अभी क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, हाइड्रोजन इधर आ गया, है ना। तो डेफिनेट सी बात है, ये वाला तो इसके मुकाबले कम स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें तो सेम है। यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला क्या है, ये CH3OH सब एक साइड ले आया, OH और ये इधर आ गया, ये मतलब इसी के जैसा है, बट क्या किया इसने, OH ऊपर कर दिए, ठीक है, ये दोनों और ये दोनों C और D। अब इसने क्या बोला, मोस्ट स्टेबल एंड ऑप्टिकल एक्टिव कन्फर्मर। सबसे पहले तो उसने बोला मोस्ट स्टेबल कौन सा है, फिर बोला कि ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। तो पहले तो ऑप्टिकल एक्टिव देखो कौन सा है भाई, ऑप्टिकल एक्टिव लेफ्ट और राइट वाला बता सकते हो ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा बनेगा? इसकी मिरर इमेज बनाए तो क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव बन जाएगा? बी वाला लगाओ भाई दिमाग, ए की बना के देखो, बी की बी बना वाला के की देखो, मिरर इमेज, सी की बनाओ, डी की बनाओ मिरर इमेज। सर ए वाला ए की मिरर इमेज बनाते हैं, मिरर इमेज बनाएंगे, यहाँ पर OH इधर आएगा, H इधर आएगा, CH3 इधर आएगा, OH इधर आएगा और H इधर आएगा, ये ऐसा बन गया मिरर इमेज ए वाले की। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। यस अभी सर। बताओ क्या ये सुपर इम्पोजेबल है मिरर इमेज? अगर इसको मैं रोटेट करके सुपर इम्पोज करना चाहता हूँ तो हो जाएगी? सुपर इम्पोजेबल तो है, हो जाएगी ना। CH3 नीचे, ये नीचे और ऊपर CH3 सेम है, ठीक है, इधर OH है, ये इधर OH है, एक इधर है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये इजीली अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो ये अपने आप इसमें चली जाएगी, ये OH और OH आपस में सेम आ जाएगी। फिर दूसरे वाला देखो, इसका मिरर इमेज बनाते हैं, तो ढूंढो जरा इसमें क्या आएगी मिरर इमेज। चलो इधर बनाता हूँ मैं, ध्यान से करना इनको, बहुत बहुत कुछ इनके अंदर है, मतलब वो तो हमने सिंपल सिंपल चीजें याद की हैं, अब उनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसकी मिरर इमेज जब बनाएंगे, चीजें तो सारी सेम बनने वाली हैं, मतलब स्ट्रक्चर तो सेम बना दीजिए। ये CH3 है, ये इधर लगेगा, ऊपर वाला CH3 ऊपर लगेगा, नेक्स्ट उधर जो H है वो उधर लगेगा, उसके बाद एक और H है, एक और H लग गया, उसके बाद नीचे OH है और यहाँ पर भी OH है। यस, ये इसकी बी वाले की मिरर इमेज ये बनाई मैंने। बताइए जरा, क्या ये सुपर इम्पोजेबल है नहीं सर। कि नहीं है? इसको इधर घुमाएंगे तो CH3 इधर आ जाएगा, OH इधर, CH3 और OH क्यों नहीं है भाई सुपर इम्पोजेबल? ऐसे ही रखेंगे ना हम लोग इसको, और इसमें मिरर सिमेट्री भी सब सर देखते इसको हैं। अगर रोटेट करेंगे तो CH3OH के आगे तो कभी आ ही नहीं सकता ना, तो पीछे ही रहेगा हमेशा OH के। कौन सा ये वाला CH3? यस सर, ये दोनों CH3। ये दोनों CH3 OH से पीछे ही रहेंगे, पर एक तो पीछे है, एक ऊपर है, इसको पलट देते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा और ये OH ऊपर आ जाएगा, ये प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या था, ये दोनों CH3 हैं, एक नीचे जाएगा एक ऊपर आएगा तो सेम ही रहेंगे सेम। ये OH नीचे जा रहा है तो ये वाला ऊपर आ रहा है, फिर इसको पलट दो तो ये मिरर इमेज सही बनेगी, लेकिन इसमें नहीं बनेगी। यस, क्लियर है भाई? यस सर। यानी ये ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, बी ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। फिर सी की बात करें, सी इन्होंने वैसे ही दे रखा स्ट्रक्चर और इज ऑप्टिकल मोस्ट स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये ऑप्टिकल है लेकिन साथ में इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, तो इसलिए स्टेबल भी है, ठीक है। ये ऑप्टिकल एक्टिव है बी वाला, बट यहाँ पर कोई इसके बीच में, यहाँ भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये किसलिए भूल गया भैया, है ना। बट यहाँ पर ये CH3 रिपल्शन ज्यादा है, इस वजह से ये लेस स्टेबल है, और यहाँ पर ये CH3 रिपल्शन कम है। OH रिपल्शन है डेफिनेटली, या OH CH3 वाली रिपल्शन है, तो वो फिर भी हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपनसेट कर देती है। क्लियर है? ये समझ में आया? यस सर। आगे इसको देखो, ये भी तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा ना। यस, यस सर, तो सिमेट्रिकल है। OH ये सिमेट्रिकल होगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ये है, ये भी है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी है,
लेकिन यहाँ पर ये CH3 का शायद जो रिपल्शन है वो ज्यादा वेरी करेगा। क्लियर है, समझ में आया भाई? Yes, Yes, sir. sir. आगे देखिए ABCD, इसने आंसर दिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा एक और एग्जांपल है नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल गाउस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन देयर एंटी फॉर्म। किसमें होगी? 2 एमिनोफिनॉल, एथेनॉल, एमाइन लगा, NH2 लगा हुआ है 2 पर, नाइट्रो लगा हुआ है 2 पर, 3 पर हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड लगा हुआ है। प्रोपियोनिक एसिड 3 कार्बन वाली चेन है, थर्ड पर हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड है, फोर्थ D3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल AL एल्डिहाइड लगा हुआ है। तो इन सब के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। नीचे सारे डायग्राम दिखा रखे हैं, सारे के सारों में गाउस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। देखो 2 एमिनो एथेनॉल, ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, अगर ये नहीं बना तो समझ लेना कुछ नहीं निकाल पाओगे। नाइट्रो इथेनॉल सही है। 3 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, ये प्रोपियोनिक एसिड है, 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, 2 और 3 पर OH लगा है, हाइड्रोक्सी, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। नेक्स्ट डी वाला 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, 1 2 और थर्ड पर हाइड्रोक्सी है और प्रोपेनॉल एल्डिहाइड है, ये प्रोपेनॉल AL। यस बेटा, समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. और इन सब के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन के साथ बनेगा, यहाँ ऑक्सीजन के साथ बनने वाला है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसमें C डबल बॉन्ड हो, ये जो डबल बॉन्ड हो है ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। या फिर आप यूं कह सकते हैं ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, कोई भी सामने आ गया। इसके अंदर C डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इनके बीच में। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला को इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं? मीजो फॉर्म है, ये ऐसी बन जाएगी, तो ये हमें आता है ना। टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला यहाँ से याद कर लीजिए, हम बाकी कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ एक टार्टरिक एसिड मीजो फॉर्म होता है। टार्टरिक एसिड किस चीज में होता है भाई, बताना जरा। Sir, vinegar में. Vinegar में. विनेगर के अंदर होता है टार्टरिक एसिड। Yes, sir. विनेगर तो CH3COOH होता है, ये होता है COOH, एसिटिक एसिड। इसका 5% सॉल्यूशन जो होता है वो विनेगर होता है, मतलब 95% पानी, वाटर। सर मुझे इसको सुन बोलते हैं के ऐसा vinegar। लग रहा है टर्मरिक में होगा। टर्मरिक? टर्मरिक क्या चीज है? हल्दी? सर शायद मेरे को ऐसा लग रहा था सर, ऐसा होगा तो नहीं सर। भावनाएं कहीं ज्यादा दूर चली गई बेटा। कोई बात नहीं, हल्दी में बहुत सारे एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, उसका एसिड से तो कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, पहली और लास्ट बात, खत्म। और बताओ, टार्टरिक एसिड खट्टी चीजों में होता है भाई। नींबू. नींबू? नींबू में पता नहीं Yes, sir. होता है कि नींबू नहीं, में. लेकिन खट्टी चीजों में पक्का मिलता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड और क्या बोलते हैं उसे, टमाटर में भी होता है शायद, ऑक्सैलिक एसिड तो होता है उसमें। ढूंढो जरा, Yes. टार्टरिक एसिड टमाटर में होता है कि नहीं? क्या बेटा? क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया मुझे, आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। देखो भाई, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स में होता है टार्टरिक एसिड, सिट्रस और सिट्रस फ्रूट्स में भी होता है, ठीक है, बनाना में भी आंवला होता में, है, आंवला में भी होगा, पक्का होगा, बहुत सी जगह में होगा, ठीक है। तो टार्टरिक नींबू में भी एसिड सर। पक्का मिलेगा सिट्रिक एसिड वाली चीजों में भी, ठीक है, सब में ही है लगभग, लेकिन ग्रेप्स में काफी अच्छा होता है, ठीक है। मैनी वेजिटेबल किसमें? फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स, अंगूर, ठीक है। तो भाई ये जो आप लोग गैस बता रहे थे, विनेगर तो ये होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है विनेगर, लेकिन 5% होता है। कहीं इसको ना, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को एक समझ के, और ये मत समझ लेना कि विनेगर ये पिया जा सकता है। विनेगर का 5% सॉल्यूशन, और कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनोइक एसिड का 5% सॉल्यूशन जो होता है, सिर्फ 5% एसिड, 95% पानी, जिसको हम विनेगर बोलते हैं। अच्छी चीज होती है ये, है ना, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। याद रखना, जो लोग ये बोलते हैं कि शराब जो है वो बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, उसका कारण विनेगर है। उनको बोलो शराब छोड़ दो और विनेगर पी लो ना। फिर शराब सबसे पहले एल्डिहाइड बनाती है,
सबसे पहले लीवर में जाती है। लीवर को बेचारों को ना, लीवर को मजदूरी करनी पड़ती है फुल ऑन, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है वाइन पीने वाले बंदे के। वो लीवर, इसीलिए सबसे पहले लीवर खराब होता है शराब पीने वाले बंदे का। तो लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, लीवर उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है क्योंकि पॉइजनस होती है शराब हमारे लिए। अब एल्डिहाइड को फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, फिर से ऑक्सीडेशन करवा देता है। डबल बार, 2 बार ऑक्सीडेशन करने के बाद में वो विनेगर, पानी तो मिक्स होता ही है वाइन के अंदर, हमारी बॉडी में भी पानी यस होता सर, है, जो तो वो नॉर्मल उससे, अल्कोहल होती है उसमें हाँ भी 42% आता है बिल्कुल। और इथेनॉलिक हमारे, एसिड। बिल्कुल बेटा, तो ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड में भी बहुत सारा पानी है, तो लीवर के अंदर ब्लड में घुलने के बाद में उसको पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, यानी वो विनेगर बन जाता है। वो विनेगर होता है जो कुछ हद तक हमारी बॉडी के लिए ठीक है, लेकिन उसको बनाने के लिए इतना जोर लग जाता है लीवर का कि लीवर कुछ ही साल काम करता है, उसके बाद में लीवर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है, वो फेल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो लोग ये बोलते हैं कि हम तो डाइजेशन के लिए पीते हैं इसको, इससे डाइजेशन सुधर जाता है, ये है वो है फलाना है ढिमका है, तो भाई वो देखो, उनको बोलो विनेगर पीजिए आप, सिंपल विनेगर सिरका 5%। और ये बहुत अच्छा होता है पेट के लिए, बता देता हूँ, किसी का पेट दर्द हो रहा हो, फूड पॉइजनिंग हो रही हो, तो एक एग जितना, इतना सारा लीजिए गिलास के अंदर विनेगर। विनेगर लेना है खाने वाली दुकान से, कहीं आप लोग साइंटिस्ट बन जाओ और सिट्रिक वो दूसरा एसिड पी जाओ सारा का सारा, बहुत खतरनाक है वो, है ना। सर घर में भी होता है आसानी से तो। हाँ विनेगर घर में मिल जाता है, ठीक है, तो आप इतना गिलास, आधा गिलास भर लीजिए और उसको गटक जाइए। बहुत कसैला सा स्वाद होता है, बहुत गंदा स्वाद होता है, लेकिन सर विनेगर, थोड़ा नमक डाल लो तो नहीं पता चलता। अमन ने ट्राई कर रखा आई थिंक, है ना। यस सर। सही है, चलो बढ़िया। तो भाई विनेगर सिरका जिसे वैसे बोल, कुछ लोग मतलब सर जो अल्कोहल है उसे सर्दी में पीते हैं, तो सर्दी में किस तरह काम करती है अल्कोहल शरीर में? अच्छा वो बताता हूँ, देखो लीवर की बैंड बज रही है अच्छी तरह से, तो लीवर क्या करेगा, उसको चाहिए ब्लड ताकि वो ज्यादा काम कर सके, ऑक्सीडेशन कर सके, तो वो हार्ट बीट क्या करेगा, बढ़ा देगा, मतलब लीवर के साथ हार्ट को काम करना पड़ता है, फिर उसके बाद किडनी को काम करना पड़ता है। 3 चीजों की अच्छी तरह से धुलाई होती है जब शराब पी जाती है। तो सर्दियों में जो लोग शराब पीते हैं और वो कहते हैं कि हमें ठंड ना लगे इसलिए पीते हैं क्योंकि उनका बीपी हाई हो जाता है। भाई बीपी हाई, हाई ब्लड प्रेशर मतलब कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा, ये तो स्लो पॉइजन है। हाई ब्लड प्रेशर स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे हमारी जो पाइपें होती है ना ब्लड वाली, उनको वो स्टिफ बना देता है, सख्त कर देता है, सख्त हो जाती है ना, वो उन पे प्रेशर डाले रखता है, प्रेशर डाले रखता है, तो वो भी प्रेशर में आ जाती है, वो सख्त कर लेती है अपने आप। अब ये सख्त हो गई तो बीपी हमेशा हाई रहेगा, और फिर वहां पर कोलेस्ट्रॉल जमने के चांस भी बढ़ जाएंगे क्योंकि वो स्मूथ नहीं रहती है। समझ में आ गया। यस सर। तो जितने भी हार्ट अटैक के केस हैं, ब्रेन हेमरेज के केस हैं, लिवर फेलियर के केस हैं, किडनी फेलियर के केस हैं, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाइन से लिंक रखते हैं, वाइन पीने से ऐसा। तो सर कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज करने के लिए क्या करें? कोलेस्ट्रॉल देखो, एक एचडीएल होता है, एक एचडीएल, और एक दूसरा कौन सा होता है, भूलिया मैं, डीएल, एचडीएल, आरडीएल होता है शायद। नहीं नहीं नहीं, एलडीएल, यस एलडीएल। एलडीएल और एचडीएल 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है। एचडीएल हमारे लिए अच्छा होता है हंसने से, खुश रहने से, ठीक है, माइंड पे स्ट्रेस कम रखने से, ताली बजाने से, ठीक है, घूमने फिरने से, एक्सरसाइज करने से, हेल्दी चीजें खाने से एचडीएल जो है वो बढ़ता है। हाँ एक और चीज बताता हूँ, कुछ हद तक कहा जाता है जो रेड वाइन होती है, रेड वाइन भी एचडीएल को बढ़ाती है, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन देखिए है तो वाइन, उसका नाम वाइन हो गया। रेड वाइन के अंदर जो बाकी की चीजें होती है जिससे वो मिलकर बनती हो, फ्रूट से मिलकर बनती है, उसमें अल्कोहल का अमाउंट कम होता है, तो इसलिए डॉक्टर कह देता है कि अगर अल्कोहल ही पीना है तो रेड वाइन पीजिए क्योंकि इसमें अल्कोहल का अमाउंट कम है, तो और वो अच्छा भी है। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली डॉक्टर बोल देता है ऐसा, बट एक्चुअल में डॉक्टर को भी पता है कि इसने मानना तो है नहीं, इसलिए वो कह देता है कि कम खतरे वाली पियो, रेड वाइन से भी उतना ही खतरा है। ये मत समझना कि वो अच्छी है, डॉक्टर ने बोल दिया, तो ये बहुत सारे मिथ हैं लोग बना लेते हैं अपनी तरफ से, इसलिए आपको क्लियर कट कर रहा हूँ कि वाइन किसी भी तरह की हो, बियर भी हो, उसके अंदर भी अल्कोहल होता है और वो बीपी को बढ़ाता है, और उसमें किडनियों की अच्छी तरह से बैंड बजती है, याद रख लेना, किडनी भी, लीवर भी, हार्ट भी। और अगर ब्रेन की नर्व्स पे असर पड़ा तो ब्रेन की जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ब्लड वाली ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या होंगी, वो स्टिफ होना शुरू, सख्त होना शुरू हो जाएंगी, और वहां पर अगर कोलेस्ट्रॉल जम गया तो ब्रेन हेमरेज, डायरेक्ट डेथ। समझ गए। और अगर वहां के अलावा दिल में जमा
तो हार्ट अटैक, और अगर लीवर खराब हुआ तो लीवर फेलियर, और अगर किडनियों पर ज्यादा असर हुआ तो किडनियों में स्टोन वोन बनेगा, कुछ और पंगा होगा, ठीक है, या फिर किडनी अचानक फेल हो जाएगी उसको साफ करते करते, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीजें अफेक्ट होती हैं। सोचो एक अल्कोहल कितने सारे खराब काम कर रहे हैं। अल्कोहल की वजह से सिरका पीजिए, आपको पेट अच्छा रखना है तो योगा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। सेब का सिरका सबसे, ये क्या पियो भाई, क्या दिखा रखा है इसने, सर दूध दिखा रखा सर है। दूध है। मिल्क। दूध। अरे इसका भी प्रॉब्लम है, आजकल लोग मेहनत करते नहीं है, कभी एक्सरसाइज करते नहीं है, तो दूध में होता है फैट, फैट भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है। 16 साल की उम्र तक आपकी बॉडी में कभी कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होता, क्योंकि 16 ईयर की एज तक बोलते हैं स्वीट 16, और स्वीट 16 का मतलब होता है कि बस खत्म, आगे कुछ नहीं है, वहां तक आप बढ़ रहे होते हो, आपका शरीर बढ़ रहा होता है, नई सेल्स लगातार बनती है, फुल प्रोडक्शन। यूं समझ लो हम घर बना रहे हैं, नया घर, तो ईंटें नई लगेंगी, प्लस्तर नया होगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, बन गया घर, जिस दिन घर बन गया उससे नेक्स्ट डे से ही क्या होगा आपके साथ पता है, घर के बनते ही नेक्स्ट डे से ही आपकी बैंड बजना शुरू हो जाएगी, मतलब अगले दिन से ही घर की उम्र घटना शुरू हो गई। वैसे ही 16 साल की उम्र के बाद आपकी एज बढ़ना शुरू हो जाती है, आपकी सेल्स डेड होना शुरू हो जाती हैं, उसका असर 40 के बाद दिखाई देता है, 16 के बाद ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो 16 के बाद कोलेस्ट्रॉल जिसमें जमना है, अगर पहले से कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर लेके आया बच्चा, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल 16 के बाद में ही जमना शुरू हो जाता है, और वो 20-25 साल के बच्चों को भी, आजकल यंग बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। मेरा एक यस फ्रेंड सर, था, हमारे मेरा इधर भी। हाँ मेरा एक फ्रेंड था, मेरे साथ क्लास में पढ़ता था, 5-6 साल पहले गुजर गया वो, देखिए कुछ ज्यादा एज नहीं थी उसकी, 5-6 साल पहले ही गुजर गया। तो सोचने वाली बात है, और 2 बच्चे थे बेचारे के, क्या करें, बहुत ज्यादा थोड़ा हेल्दी था, मोटा था, और चटपटी चीजें ज्यादा खाता था, तो स्टंट डले थे हार्ट में पहले। स्टंट, स्टंट क्या होता है पता है, वो छल्ले। जहाँ से आर्टरीज, हाँ छल्ले होते हैं, वो उसको वाइड कर देती है आर्टरी, लेकिन उसके 2 साल बाद हार्ट अटैक हुआ और डेथ, मानता नहीं था बिल्कुल। सर हमारे इधर भी एक बंदे ने अल्कोहल पी ली ज्यादा ही, तो उसको हार्ट अटैक आ गया 25 पे ही। बेटा अल्कोहल ना एक दिन में असर नहीं करता, हम ये कहें आज ज्यादा पी लिया तो उसकी वजह से कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर हार्ट अटैक, उसका हार्ट के अंदर पहले से प्रॉब्लम है, तब वो धीरे 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 खत्म, है ना, वो धीरे धीरे उसको बनाता है। गाल पोस्टमार्टम में यही कोलेस्ट्रॉल आया की था वजह से पर। होता है, नहीं बेटा, गाल गाल ब्लैडर में जो स्टोन्स होते हैं उसका रीजन आई डोंट नो क्लियरली, मेरे को उसकी ज्यादा मैंने कभी स्टडी नहीं की, ना मैंने बहुत ज्यादा सुना उसके बारे में, लेकिन वो मुझे नहीं लगता वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से। स्टोन अगर हो रहा है तो स्टोन की वजह कोलेस्ट्रॉल तो कभी नहीं होता, स्टोन अलग चीज है। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सैलिक एसिड होता है टमाटर में, खट्टी चीजों में भी होता है, बहुत ज्यादा खट्टी नहीं, मतलब चावल में, टमाटर में, भिंडी में, बीज वाली सब्जियों के अंदर, अमरूद के बीज में, इनमें ऑक्सैलिक एसिड होता है, उस ऑक्सैलिक एसिड की वजह से वहाँ कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और वो डिपॉजिट जो है वो किडनी स्टोन बनाता है डेफिनेटली, बट गाल स्टोन भी वही बनाता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मुझे नहीं पता, बट हाँ स्टोन का रीजन ही वही होता है, सेम जो मैं बता रहा हूँ रीजन तो वही है। तो स्टोन कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं, कोलेस्ट्रॉल एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है हमारी सेल्स के अंदर, 40% कोलेस्ट्रॉल भरा होता है एक सेल में, 40% के आसपास, तो कोलेस्ट्रॉल के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। लेकिन जब आपकी एज में नई सेल बनना बंद हो जाती है, या फिर नई सेल तब बनती है जब आप एक्सरसाइज करते हो, कुछ सेल टूट जाती है फिर नई बनती है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल यूज हो जाता है। बट जब आप 16 साल के बाद कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे हो, बस खा रहे हो, बैठे हो, खा रहे हो, बैठे हो, है ना, तब कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके बॉडी में जमा होना शुरू होता है। फिर वहां से भी आगे और एज बढ़ती है, तो फिर वो कहता है कि हर जगह ठूस दो, मतलब पैसा इतना है कि कुछ भी खोलो, टूटी खोलो पैसे गिर रहे हैं, है ना, बिजली का बल्ब खोलो पैसे गिर रहे हैं, दरवाजा खोलो पैसे गिर रहे हैं, हर जगह पैसे रख दिए। हमारी बॉडी ऐसे ही करती है, हर जगह पे कोलेस्ट्रॉल रखना शुरू कर दिया, यहाँ भी स्टोर, यहाँ भी स्टोर, मेरा कोलेस्ट्रॉल, मेरा कोलेस्ट्रॉल, और वही कोलेस्ट्रॉल मार डालता है। और एक कमाल की बात, एज बढ़ने के साथ ये जेनेटिकल भी होता है, लीवर खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है, आप बाहर से लेना बंद कर दो, घी और तेल, तेल बनाता है ट्राइग्लिसराइड, घी बनाता है कोलेस्ट्रॉल, घी और तेल दोनों एक दूसरे के भाई हैं, पूरक हैं, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो लोग बोलते हैं कि तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल, जीरो कोलेस्ट्रॉल ऑयल, अरे जिसका नाम ऑयल है उसमें कोलेस्ट्रॉल तो नहीं होगा, जीरो होगा, कोई भी कोलेस्ट्रॉल वाला तेल ले लीजिए, ओमेगा 3 फलाना ढिमकड़ा, सब बकवास है, पब्लिसिटी स्टंट है, वहां पर उससे कोई फायदा नहीं है, वो तेल है, और तेल मतलब ट्राइग्लिसराइड का घर भरा पड़ा है,
ऑयल भी जो लोग खाते हैं उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हर चौथे दिन ऑयल बदल दो, क्योंकि हर ऑयल का जो स्टिकीनेस होती है अलग अलग जगह पर होती है, वो किसी और चीज को पकड़ता है, सेम जगह पर वो चिपकता नहीं है। तो चौथे दिन बदल देते हो तो वो चिपक नहीं पाएगा आपकी वेन्स में, आर्टरीज में, और वो बच जाओगे आप उसके इकट्ठा होने से। ट्राइग्लिसराइड भी बॉडी में इकट्ठा होती है, हर चौथे दिन नया ऑयल। तो कितने दिन बाद इतने ऑयल्स होने चाहिए, लगभग 10 तरह के ऑयल्स रखिए ताकि 30 से 40 दिन आपके गुजर जाए सेम ऑयल वापस खाने के लिए, तब आप बच सकते हो हार्ट अटैक से। तो ऑयल खाना बंद करो, ठीक है, जीरो ऑयल कुकिंग कीजिए, सबसे बढ़िया है। या घी खाना भी बंद कीजिए, घी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, या कोई भी एनिमल प्रोडक्ट, कोई भी घी, पनीर, एनीथिंग एल्स, कुछ भी एनिमल प्रोडक्ट, दूध, उन सब में कोलेस्ट्रॉल भरा पड़ा होता है। या तो अब कुछ लोगों में ऐसा देखा गया कि लिवर बनाता है उसे, आप बाहर से नहीं ले रहे, कुछ नहीं एनिमल प्रोडक्ट खा रहे, नॉर्मल चीजें खाते हो, थोड़ा बहुत हर चीज में होता है कोलेस्ट्रॉल, नो डाउट टू इट, लेकिन जो ज्यादा अमाउंट में वो चीजें खाना आपने बंद कर दिया, बहुत कम अमाउंट में है, तब भी आपका लिवर उन चीजों को लेके जो बाहर से आप खा रहे हो, और लिवर कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, लिवर खुद बनाता है, समझ गए। अब लिवर बना रहा है तो डेफिनेट सी बात है, फिर उसका क्या इलाज है? उसका इलाज है गोलियां, दवाइयां आती हैं एंटी कोलेस्ट्रॉल वाली, तो वो खाइए जिससे कि वो कम रहे, कंट्रोल रहे। या फिर भाई सबसे अच्छा इलाज तो है एक्सरसाइज और योगा करना शुरू कर दीजिए, सबसे बढ़िया। खाना कम, यस सर, एक्सरसाइज करना है। काम ज्यादा, सीधी सी बात है, ये सबसे अच्छा है ना। चलो बायोलॉजी बहुत होगी, अब जरा हम केमिस्ट्री करते हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री वैसे लिंक है, जैसे तो मीजोफॉर्म है भाई, टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखिएगा, COH है और CHOH, ये टार्टरिक एसिड है, और ये बीच में से काट दोगे तो ये ऊपर नीचे प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, इसलिए ये मीजो कंपाउंड, और ये ऐसा होता है। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस यस सर। ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं हम ये सब सीख चुके हैं। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 3 होते हैं टार्टरिक एसिड में। स्टीरियो आइसोमर 3 कौन से होते हैं बताओगे? सर ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल का डबल बॉन्ड होता है। स्टीरियो आइसोमर के अंदर क्या होगा? एनेंशियोमर होंगे 2, तो तीसरा मीजोफॉर्म होती है। यस यस सर। ठीक है। ठीक है सर। कन्फर्मेशंस ऑफ मीजो टार्टरिक एसिड, तो देखो भी मीजो वाले को उठाया इन्होंने, इसकी कन्फर्मेशंस देखी, तो इसको रोटेट करवाया, तो ये रोटेट हो गया मीजो टार्टरिक एसिड, फिर ये रोटेट हो गया, फिर ये रोटेट हो गया, ये एंटी आ गया, है ना, फिर ये रोटेट हो गया, ये भी गाउस आ गया। तो इस तरह से ये और ये गाउस हैं, और ये एंटी है, और ये कौन सा है? ये एक्लिप्स्ड है, ये पार्शियली एक्लिप्स्ड है, फुल्ली एक्लिप्स्ड है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखिए याद करने हैं, ये याद रख लेना, मैंने वो वहां पर जो इंपोर्टेंट लगाया सारे इंपोर्टेंट है। डी एंड एल फॉर्म, तो इसकी डी और एल फॉर्म, ये डी और एनेंशियोमर बनाता है, ये 2 तो एनेंशियोमर है इसके, और तीसरा मीजोफॉर्म है। हाँ भाई प्रणव, समझ में आया बेटा? यस सर। 3 स्टीरियो आइसोमर, गलत बोल रहे थे आप, याद कर लेना अब अच्छे से। कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव डी एंड एल टार्टरिक एसिड, तो डी और एल टार्टरिक एसिड ये वाला, इन दोनों में से एक को उठा लो, दोनों की सेम ही बनेगी, है ना। तो ये देखिए ये कन्फर्मेशन है, फुल्ली एक्लिप्स है, फिर ये गाउस आ गई, फिर पार्शियल एक्लिप्स आ गई, फिर एंटी, और ये फिर से गाउस आ गई। हाँ भाई क्लियर है बेटा? यस सर। ये सारे बना के देखना हाथों से, अगर नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं आने वाला, ये भी बताता हूँ, साफ साफ बता रहा हूँ। नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा, अभी तो बस लग रहा है ठीक है हम कर ही लेंगे, ऐसा लगता है ना, बट ये बना के देखने पर होता है। तो ये थे भाई थोड़े से कन्फर्मेशंस। तो कन्फर्मेशन इथेन की बहुत आसान है, उसके अलावा फिर आपको ब्यूटेन, और साथ में फिर यहाँ पर जो एग्जांपल्स दे रखे हैं सारे एग्जांपल फिंगर टिप्स में होने चाहिए। और कौन कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पीछे इंपॉर्टेंट नहीं मार्क किया, ये बन कर रखा है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, ये वाला एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आता है। क्या बेटा कोई कुछ बोल रहा है? यस नो सर। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशनल एनालिसिस देखो भाई, चेयर फॉर्म, तो इसकी चेयर फॉर्म आज इसके बारे में थोड़ा सा करवाऊंगा, ठीक है, और ये बहुत से भी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आता होता है भाई जो मैंने आपको बताया था अभी पीछे, क्या ये वाला, ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाला सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है, बड़ा घुमा के देगा, नाम देगा ऐसे टेढ़े मेढ़े से, ऐसे नाम देगा,
ठीक है, और आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसमें है क्या। इसको ऐसे बना के देखना आप, ये याद रख लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। दूसरा है कन्फर्मेशन, साइक्लोहेक्सेन। अब ये है एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, साइक्लोहेक्सेन वाला। इसके बाद एक और टॉपिक है, वो बहुत आसान टॉपिक है, यही समझ लीजिए इस लेसन का मुश्किल टॉपिक रह गया है। इसके बाद बिल्कुल इजीली सब खत्म, सब हो गया, सारा टॉपिक मतलब सारा स्टीरियोआइसोमर हो गया। क्लियर है बेटा? तो मुझे लगता है कि स्टीरियोआइसोमर सबको समझ में तो आ गया होगा, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ये बात अब आपको क्लियर होगी, है ना? तो देखिए भाई, चेयर कन्फर्मेशन है इसकी, चेयर फॉर्म है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन रिंग इज चेयर कन्फर्मेशन। मोस्ट स्टेबल होती है, याद रखना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है चेयर फॉर्म। कैसी होती है चेयर? तो चेयर आप लोगों ने देखी होगी, ये चेयर ऐसे बनाता है, ऐसे करके ऐसे, ये चेयर है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये ऐसे चेयर है इसकी, ये समझ में आया? ऐसे चेयर है, यहाँ बंदा बैठ सकता है आराम से, ये पैर आ गए बंदे के, ठीक है, ये सिर आ गया, ये दोनों हाथ है। क्लियर है भाई? ये लो 4 हाथ बने ऐसे, ये चेयर है। तो यहाँ ये चेयर है, अब आपको ये ऐसे दिखाई देती है, थोड़ी सी टिल्ट हुई पड़ी है, थोड़ी मुड़ी हुई है चेयर, बंदा पीछे की तरफ झुका हुआ है। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो ये चेयर फॉर्म है, और ये साइक्लोहेक्सेन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म भी। इसके अंदर हम वो पढ़ेंगे कि वो फ्लैग पोल हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। ऑल स्टैगर्ड बॉन्ड, सारे चेयर फॉर्म के अंदर सारे स्टैगर्ड बॉन्ड होते हैं भाई, सब एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है। तो इसने कैसे किया पता है? एक कार्बन, 2 कार्बन, बीच वाले दोनों कार्बन को यहाँ ले लिया, उसके बाद में 2 कार्बन यहाँ पर है और 2 कार्बन यहाँ पर है, हो गए 6 पूरे। यस, साइक्लोहेक्सेन इट इज 6 कार्बन है, और इसकी ये फॉर्म और ये फॉर्म, दोनों फॉर्म्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, याद रख लेना। तो इट इज स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इट इज अ नॉन प्लेनर, ये प्लेनर नहीं होता। स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू, लगभग टेट्राहेड्रल बॉन्ड होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, लगभग टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री बोल रहे हैं। दिस कंफर्मेशन इज फ्री फ्रॉम ऑल द स्ट्रेन्स, ये सभी स्ट्रेन से ये कंफर्मेशन फ्री होती है, इसमें कोई स्ट्रेन नहीं होता, ठीक है, ये भी याद रख लेना, सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ये लाइक एंगल स्ट्रेन एंड टॉर्शनल है, मतलब कोई भी ना एंगल है ना टॉर्शनल है। यस, क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया? सर एंगल क्यों नहीं है, तो साइक्लिक कंपाउंड है। हाँ, साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन तरह से टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा स्टैगर्ड है, इसी वजह से शायद एडजस्ट हो रहा है। क्लियर है? टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से एडजस्ट हो रहा है बेटा, समझ में आया? यस सर। ठीक है, देखो इन्होंने 2 तो ये दिखाई रखे हैं, 2 कार्बन तो ऐसे हैं एक दूसरे के, दिख रहे हैं, तो ये तो स्टैगर्ड हो गए, सारे हो गए ना। यस दूसरे सर। कार्बन में भी हो गए, 4 कार्बन तो हो गए। फिर बीच में जो 2 कार्बन आते हैं, ये वाला और ये वाला इन दोनों से लिंक नहीं रखते, तो ये भी इन दोनों से स्टैगर्ड ही है, और यहाँ पर इस तरह से 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर भाई ये तो सिंपल था, अब आगे आगे इसको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़िया बनाते जाएंगे, ठीक है। देखिएगा, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इन चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड, 2 तरह के बॉन्ड होते हैं इसमें। एक्सियल बॉन्ड CH बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड CH बॉन्ड। अब एक्सियल का मतलब क्या है? देखो, एक एक्सियल बॉन्ड होता है, एक इक्वेटोरियल होता है, एक दूसरे के लगभग 90 पे बना दो। वैसे 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, आपको पता है टेट्राहेड्रल एंगल होता है, लेकिन मैं इसको 90 के एंगल से याद रख सकता हूँ, थोड़ा सा 90 से ज्यादा बनाइए। ये पूरा एक्सल पर है। यस, क्लियर है? एक्सल मतलब इसको पकड़ के पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे चारों तरफ घुमा सकते हैं। यस बेटा, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ये है एक्सियल। अब दूसरे वाला लगभग, वैसे तो 90 पर ऐसे बनेगा, लेकिन थोड़ा 90 से बड़ा कर दो तो ये ऐसे बनेगा। फिर ये एक्सियल है। अब इसका इक्वेटोरियल कौन सा बनाओगे? 90 पे नहीं, 90 से थोड़ा सा ऐसे, ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर ये एक्सियल है, तो इसके 90 पर ऐसे बनना चाहिए, ऐसे से थोड़ा सा ऐसे निकाल दो, हल्का सा टेढ़ा, ये बन गया। ये 90 है, इसके 90 के एंगल पर ऐसे आएगा, तो ये थोड़ा ऐसे निकाल दो। ये 90, इसका 90 ऐसे आएगा, इसको थोड़ा ऐसे कर दो। ये इसका 90 ऐसे आएगा, है ना, थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा। यस, क्लियर है? सबको समझ में आया? यस सर। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें अब याद कैसे करें। तो 90 वाले तो सारे बना दो, 3 तो ऊपर और 3 नीचे, याद रख लेना, 3 ऊपर 3 नीचे। क्लियर है? और एक और चीज याद रखने वाली है, ये जो चोंच है ना इसकी,
नीचे वाली चोंच नीचे और ऊपर वाली चोंच ऊपर। यस क्लियर है, ऊपर वाली चोंच के ऊपर, नीचे वाली के Yes. नीचे। अब जो नीचे वाली चोंच के हाइड्रोजन लगे, ठीक है, ऊपर वाली चोंच के बिल्कुल पास वाले कार्बन में नीचे की तरफ हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि वो दोनों नीचे हैं, और ऊपर और नीचे वाली चोंच के दोनों ऊपर वाले हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आएंगे। इसको बनाना सीख लेना, कैसे बनेगा ये ऐसे करके ऐसे बनता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर ऐसे बना दिया और इसको यहाँ पर ऐसे बना दिया, मैंने इससे उल्टा बनाया बस। क्लियर है, तो ये दो लाइनें लगाना सीख Yes, लीजिए, एक sir. छोटी एक बड़ी, और ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे तो दोनों बन जाएंगे, ठीक है। या फिर इसको जनरल मैं ऐसे बना देता होता हूँ, दो इक्वल की लाइनें थोड़ी छोटी बड़ी कर लीजिए, बस बन गया, बहुत आसानी से बनता है। सीधी चेयर है, दिख रही है ना, ठीक है। तो ये बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा कैसे बनता है। तो भाई जो चोंच ऊपर है उस पे ऊपर की तरफ हाइड्रोजन, जो नीचे की तरफ हाइड्रोजन, ऊपर वाली चोंच के दोनों कार्बन नीचे की तरफ, इसके दोनों ऊपर की तरफ, ठीक है। अब उसके बाद में इक्विटोरियल कैसे बनाना है, तो देखो ये चोंच के दोनों ऐसे ट्रायंगल शेप में बना दो इन दोनों को, जो चोंच के दोनों हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर दोनों ट्रायंगल शेप में, यहाँ पर भी दोनों ट्रायंगल शेप में, बीच में से यहाँ से काट देना इसको, तो यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, इसको भी यहाँ से काट दो, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो। समझ में आ गया, तो ये ऐसे और Yes, ऐसे, Yes. ठीक है। अब देखो बाकी ये कौन से बचे, तो बाकी क्या बचा भाई, बाकी बचते हैं ये दोनों हाइड्रोजन, ये वाला और ये वाला, है ना। तो इन दोनों को कैसे बनाएं, तो इन दोनों का एक का इधर बन जाएगा और दूसरे का उधर बन जाएगा, यानी एक दूसरे के ऐसे क्रोच में, इधर टिक लगाता ना, टिक जैसा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, ये सारे एक साथ इकट्ठे दिखा रहे हैं, इसको बनाना सीखिए। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। तो भाई बोट फॉर्म हम फिर बाद में करेंगे, इसके अंदर होते हैं वो ये रहे फ्लैग पोल हाइड्रोजन जिसकी मैं बात कर रहा था, इनके बीच में होता है वैन डर वाल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये बोट फॉर्म बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, ये वाली चीज भी याद रखनी है बोट फॉर्म में, दोनों डायग्राम्स, तो पहले आपको वो वाला याद होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। तो इतना कीजिए बेटा, ध्यान से कीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, ठीक है। मैं इसके क्वेश्चंस भेज दूंगा, अभी मैं लेक्चर ऑफ कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है तो डाउट बताइएगा।